सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए अब हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 में कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। आई होप आपका पेपर आज का बहुत अच्छा गया रहेगा एफए का, और जाना भी चाहिए, राइट। तो आपने बहुत मेहनत भी किया रहेगा बच्चों। अब बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना क्या। ओके, पूरा का पूरा 100% आप लोगों को करा के दूंगा मैं आज के लेक्चर में, पूरा का पूरा, जिसमें अभी पहला जो लेक्चर होगा अभी, जिसके अंदर मैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा के दे दूंगा। डोंट वरी, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्जाम में आने वाला उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स के करवा के दे दूंगा। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। ओके, एंड बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ते हैं। क्यों सर, ये बहुत लेंदी है और सर हमारे को टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है। बहुत सारे क्लासेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, बट इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत अच्छा भी है, आपको आना भी चाहिए। अब आपने पढ़ा नहीं है वो आपका लुकआउट है, कोई बात नहीं। चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्टोर लेजर कंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट ऑफ। बोल रहा है कि जो स्टोर लेजर होता है ना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। स्टोर लेजर मतलब मान के चलिए ये मेरा स्टोर है। इस स्टोर के अंदर मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस स्टोर का एक लेजर अकाउंट बनाऊंगा। उस लेजर अकाउंट में मैं क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करूंगा। तो देखिए इस स्टोर में जितना भी माल आएगा वो भी रिकॉर्ड करूंगा, जितने भी रिसिप्ट होंगे, और इधर से जितना भी माल जाएगा वो भी रिकॉर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ रिसिप्ट ऑफ स्टोर ये भी रिकॉर्ड होगा, और इश्यू ऑफ स्टोर से जो माल जाएगा वो भी रिकॉर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या ईच आइटम ऑफ स्टोर, मतलब कि इसके अंदर जितने भी आइटम आ रहे, जितने भी आइटम जा रहे हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे। यस गाइस, तो पहले वाले का आंसर ना ये होगा। खाली रिसिप्ट नहीं लिखना है, ना ही इशू लिखना है, दोनों के दोनों रिकॉर्ड होते हैं। समझ में? तो पहले वाले का आंसर ये रहेगा। ये अप्रैल 2015 का क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ सर। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट अकाउंट्स फॉर, ध्यान से सुनना है। स्टोर लेजर बच्चा ये स्टोर है, इस स्टोर में क्या चीज़ें रखी रहेगी, मटेरियल रखा रहेगा। तो देखिए यहाँ बोला ऑल ओवरहेड। भैया ओवरहेड का मतलब तो इनडायरेक्ट खर्चा होता है। ओके, तो यहाँ तो मटेरियल स्टोर के अंदर मटेरियल, वहाँ पे कहाँ इनडायरेक्ट का खर्चा हो जाएगा? ये तो नहीं है। वेजेस मतलब लेबर का खर्चा, यहाँ तो मटेरियल रखा हुआ है, मटेरियल से रिलेटेड खर्चे रखेंगे, लेबर वाले भी नहीं। यस सर, ऑल परचेस ऑफ मटेरियल दिखा। तो गाइस इसका आंसर होगा ये। तो समझ के पढ़ने में और रट्टा मार के पढ़ने में बहुत फर्क है भैया, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है WIP लेजर बैलेंस इज सोर्स। बताइए WIP लेजर बैलेंस है, ये क्या बताता है? तो भैया WIP में अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड वर्क है। तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अनफिनिश्ड वर्क को डिनोट करता है हमारा WIP लेजर बैलेंस। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉस्ट लेजर कंटेंट्स। बताइए कॉस्ट लेजर जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये रहा, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ सर। कॉस्ट लेजर देखिए, उसके अंदर सर जनरल लेजर एडजस्टमेंट भी अकाउंट है, एंड कंट्रोल अकाउंट है, जिसके अंदर स्टोर लेजर, वर्क लेजर, फिनिश गुड्स, वेज कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस, ये सब सारे के सारे खर्चे आते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए देखिए क्या क्या है यहाँ पे। सर कॉस्ट लेजर के अंदर फैक्ट्री भी है, स्टोर भी है, वेज भी है, मतलब ऑल द अबो इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, डी डी। ओके, ऑल द अबो। नेक्स्ट बोल रहा है एन इंटरलॉकिंग बुक कीपिंग सिस्टम। ओके, इंटरलॉकिंग बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे दो सेपरेट बुक बनाई जाती है। सेपरेट मतलब अलग अलग बुक बनाई जाती है। कॉस्ट बुक अलग होता है और फिनेंशियल बुक अलग होता है। ये दोनों अलग अलग बुक मेंटेन की जाती है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक बुक कीपिंग। समझ में आ गया? तो ऐसा कोई ऑप्शन है सर? देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन, अ सिस्टम वेयर सेपरेट अकाउंट आर कैप्ट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसका ऑप्शन ये रहेगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे इसको एक करके आएंगे, बच्चा सिंगल कंबाइंड बुक नहीं बनती, ये दोनों अलग अलग होता है बुक। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है सब्सिडरी लेजर इज। बोलो सब्सिडरी लेजर के अंदर स्टोर लेजर भी बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर भी बनता है, सर फिनिश गुड्स लेजर भी बनता है। सर एक बार दिखा दो ना हमको, तब समझ में आ जाएगा। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा, ये रहा सब्सिडरी लेजर, दिख रहा है सबको? देखिए स्टोर लेजर है, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर है, फिनिश गुड्स लेजर है। तो ऑल द अबो इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने कर दिया ऑल द अबो इसका आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, इशू ऑफ मटेरियल इज क्रेडिटेड टू। ध्यान सुना, इशू ऑफ मटेरियल, आपने मटेरियल इशू किया तो बताइए किसको क्रेडिट करोगे? थोड़ा सा समझ के पढ़ना है। देखिए यहाँ पे बच्चों, ये हमारा स्टोर है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ये WIP जहाँ पे काम चल रहा है। बोल रहा है यहाँ पे इशू ऑफ मटेरियल, आपने मटेरियल इशू किया। बच्चों ये स्टोर है, ये क्या है सर? स्टोर। आपने स्टोर में से मटेरियल इशू किया, तो आपके पास से मटेरियल गया तो कहाँ गया सर? WIP में जाएगा जहाँ काम चल रहा है। तो इसका एंट्री होगा WIP अकाउंट डेबिट। कहाँ से गया बाबू बच्चा? यहाँ से बच्चा गया है माल,
तो यहाँ से जब इधर से माल गया तो यहाँ से माल चला गया तो उसको बोलते हैं क्रेडिट। जहाँ से माल गया उसको क्रेडिट करो, तो सर टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो बताइए क्रेडिट किसको किया आपने? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ सर, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ के पढ़ो, इजी रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रिप्रेजेंट। ओके, तो बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स लेजर, अभी भी हमारे फिनिश गुड्स के लेजर का बैलेंस पड़ा हुआ, मतलब ये अभी भी गुड्स बिका नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड जो बिका नहीं है वो ये आंसर रहेगा। समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आया? कह रहे बोलो हाँ सर समझ में आया। चलो, तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कॉस्ट लेजर कंटेन। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कॉस्ट लेजर कंटेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अप्रैल 2023 के क्वेश्चन में आया था ये। ओके, कॉस्ट लेजर कंटेंट, कॉस्ट लेजर में क्या क्या आता है? सारे के सारे पर्सनल अकाउंट, ऑल नॉमिनल अकाउंट, ऑल रियल अकाउंट या फिर ऑल इम्पर्सनल अकाउंट। बच्चों ध्यान देना, जब भी हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे कोई भी पूरा का पूरा पर्सनल नहीं, पूरा का पूरा नॉमिनल नहीं और रियल तो आता ही नहीं है। तो बच्चे यही आएगा ऑल इम्पर्सनल अकाउंट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा आप लोगों का। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट आपको टिक करना है। नेक्स्ट है स्टोर लेजर कंट्रोल। बच्चा स्टोर के अंदर क्या लिख रखते हो? मटेरियल, तो मटेरियल रिलेटेड जो है वही आपका आंसर होगा, ये वाला होगा। बच्चे ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चा, ये भी इनडायरेक्ट है, और ये वेजेस लेबर है, तो ये तीन ही होगा, खत्म। क्या आपको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज समझ में आए? बोलिए हाँ सर। अब ट्रू फॉल्स की बारी। तो देखिए क्या बोल रहा है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। यस सर, नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट बुक बनाते हैं, और इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम भी तो उसी को बोलते हैं जहाँ दोनों अलग अलग बुक बनाते हैं। तो सही तो है ये, समझ में आया? या तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग बोलो या फिर इंटरलॉकिंग बुकिंग अकाउंटिंग सिस्टम बोलो, सही है, ट्रू है। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या बोल रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड आर डेबिटेड टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। यस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का जो रिकवरी होती है वो हम कहाँ से रिकवर करते हैं बच्चों? ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स से ही रिकवर करते हैं। ओके, ये कहाँ से रिकवर किया जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स से। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यस, नॉन इंटीग्रेटेड में हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, सही है ये। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नहीं बच्चा है। ओके, डायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू वेज कंट्रोल होता है। ओके, तो ये कॉस्ट लेजर बोला, ये गलत है। समझ में आ गया क्या? अगर आपने डायरेक्ट वेजेस पे किया तो इसका क्या एंट्री होती है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट होता है, ये याद रखना। तो ये गलत है, यहाँ पे कॉस्ट लेजर को इन लोगों ने डेबिट किया। इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन। बच्चा पर्सनल नहीं इम्पर्सनल अकाउंट होता है, हमने देखा था, ये भी फॉल्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू वेज कंट्रोल अकाउंट। यस, सही। देखो ये ऊपर आपको गलत दे दिया है कॉस्ट लेजर, और यहाँ पे सही बताया है, तो ये सही है, वेज कंट्रोल। WIP लेजर शोज द कॉस्ट ऑफ अनफिनिश गुड्स। यस, ये हमें क्या शो करता है? कॉस्ट ऑफ अनफिनिश गुड्स। अभी ऊपर हम लोग ने एमसीक्यूज में देखा। नेक्स्ट है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। अब भी तो ऊपर एमसीक्यूज में भी पढ़ा था यार। ओके, सही है। ओके, तो ये भी सही है, ट्रू है। और ये देखना पहला वाला और ये लास्ट वाला सेम ही तो है भैया, अप्रैल 2023 और अप्रैल 2015, मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबको समझ आ गया? सर पहला चैप्टर तो खत्म कर दिया सर आपने, बहुत मजा आ गया। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन किया जाता है सेपरेटली, अलग अलग। खत्म। क्या था बच्चों, क्या था? फर्स्ट चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव्स खत्म। अप्रैल 24 का मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाला है, आप वहाँ से अप्रैल 24 के ऑब्जेक्टिव्स देख लेना। अदरवाइज टाइम मिलेगा तो मैं बना के भेज दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। और जिनको भी इसका PDF चाहिए तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सअप पे बोलिए, हाई करके भेजिए, आपको क्या चाहिए, नोट चाहिए, क्या चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको पूरे के पूरे कोर्स चाहिए, ओके, तो मेरे विजनरी कॉमर्स अकेडमी का जो ऐप है उसके ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है कुछ, मेरे ख्याल से मैंने 49 रुपीज़ का रखा है। कितने में? 49 रुपीज़ में, जिसके अंदर भैया पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने ओके सॉल्व करके दिया हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं पिछले 15 साल तक के क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हो, डोंट वरी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क इज। ओके, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क। बच्चा आपने डिफेक्टिव काम किया था, वो अब उसको आपने रेक्टिफाई किया, मतलब उसके ऊपर आपने कुछ खर्चा कर दिया। खर्चा क्या मतलब? ये एक्सपेंस है। तो बोल रहा है कि बताइए कहाँ जाएगा?
तो बच्चे देखिए ये जो चैप्टर है ये है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तो डालोगे नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वर्क है। तो कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में। तो बच्चों देखिए क्रेडिट तो होगा नहीं, इग्नोर भी नहीं किया जाएगा, क्या डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, यस सर, ये आंसर होगा डी वाला। रिटेंशन मनी क्या है, चलो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, रिटेंशन मनी क्या होता है। ओके चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। वर्क सर्टिफाइड माइनस वर्क अनसर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव है नहीं। ओके तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि रिटेंशन मनी क्या होता है। तो चलिए देखिए क्या होता है, सिंपल सा। जैसे कि मान के चलिए मैंने अपना कोई काम किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाया, राइट। ओके तो मैंने बिल्डिंग बना रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर से मैं बिल्डिंग बनवा के ले रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि सर मैंने एक और बिल्डिंग जो है वो मेरी 3 ईयर्स में बनेगी। तो फर्स्ट ईयर उसने काम किया, फर्स्ट ईयर जो उसने काम किया, मान के चलो 2 करोड़ रुपए का काम किया। तो क्या 2 करोड़ रुपए उसको पूरा का पूरा दे दूँ? अगर मैंने 2 करोड़ रुपए उसको पूरा दे दिया ना बच्चे, तो उसको अगर मेरे से अच्छा काम मिल गया ना, तो उधर भाग जाएगा मेरा आधा काम छोड़ के। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं, कुछ पैसा क्या करता हूँ, रोक के रखता हूँ, वो पैसा नहीं देता। वो पैसा मैं फ्यूचर में दूंगा, जब वो काम पूरा कर लेगा उसके बाद दूंगा। ताकि मुझे फ्यूचर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये हम लोग थोड़े पैसे इसलिए रोक के रखते हैं, ताकि हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद कहीं हमारे घर में कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए, कोई भैया इसने दीवार बराबर नहीं बनाया, इसने ये बराबर नहीं बनाया, इसकी वजह से कुछ पैसा हम लोग रोक के रखते हैं। तो जो पैसा आप रोक के रखते हो ना, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क सर्टिफाइड में से जब आप पेमेंट रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर को जो आपने पेमेंट दिया, ओके जितना पेमेंट दिया, मान के चलिए वर्क सर्टिफाइड, उसने काम किया 10 लाख रुपए का। कितने का काम किया बच्चों? सर उसने 10 लाख का काम किया, बट आप पूरा का पूरा 10 लाख रुपया दे रहे हो नहीं, आपने 8 लाख रुपया दिया उसको। तो बचाइए कितना सर, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए को हम बोलेंगे रिटेंशन मनी। ओके इतना पैसा आपने रोक के रखा, ये हम बाद में देंगे, पहले चेक करेंगे कि हमारा काम बराबर हुआ है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। तो ये याद रहेगा, वर्क सर्टिफाइड में से पेमेंट रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर आपको माइनस करना होता है। नेक्स्ट बोला, इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर इज डेबिटेड टू। बताइए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर जो है, इसको डेबिटेड कहाँ किया जाता है? क्रेडिटेड सबको पता है, क्रेडिट कहाँ होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो लिखते हैं। तो डेबिट किसके आप लिखते हैं सर? डेबिट होता है कॉस्टिंग पीएनएल के। कहाँ पे सर? कॉस्टिंग पीएनएल के। बच्चे इसको भी गलत करके आते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाता है, ये याद रहेगा सबको। चलिए अब क्या बचा है बच्चों, फोर्थ वाला देखो क्या बोल रहा है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पेमेंट ऑफ कैश टू द कॉन्ट्रैक्टर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। ओके बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो पेमेंट हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं, ये किसके बेसिस पे करते हैं सर? वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे। जितना सर्टिफाइड हो उसके हिसाब से हम लोग उसका कुछ परसेंटेज पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ पर्सन फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन। तो बताइए भैया, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके बोलने का सवाल ही नहीं है। ओके नेक्स्ट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बोल रहा है कि आपका जो वर्क कंप्लीट हुआ है, सिर्फ आपने 20% काम किया है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड ओके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है कि बताइए कितना प्रॉफिट आप क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जिन बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आता रहेगा वही बच्चा ये कर पाएगा। ओके समझ में आया? अदरवाइज जिनको नहीं आता रहेगा वो कुछ भी लिख के आ जाएंगे। तो बच्चों देखिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पढ़ा हुआ है, अगर हमारा वर्क डन जो है कंप्लीशन, अगर वो बिलो 25% है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं लेके जाते। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में हमारा वर्क कितना कंप्लीट है सर? क्या ये बिलो 25% से कम है? यस सर 25 से कम ही है, 20 तो है इनका। तो एक भी पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाएंगे, पूरा का पूरा नील लिखेंगे, नील लिखेंगे, नील। समझ में आ गया? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग बनाते हैं, इसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? क्या कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस हटा ही दे भैया, अपन एफ नहीं पढ़ रहे, अपन कॉस्ट पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, बैलेंस शीट नहीं बनता है। यस, सेपरेट से एक लेजर अकाउंट बनता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलते हैं। समझ में आ गया? वर्क डन बट अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये याद रखना। काम हो चुका है बट अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ, तो इसको किस पे वैल्यू करते हैं? इसको हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूड करते हैं। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, अपने टीचर को पूछा था क्या आपने कभी? तो मेरे वीडियो देखना आप लोग, उसमें मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया क्यों इसे हम कॉस्ट प्राइस पे ओके वैल्यू करते हैं। कॉस्ट प्राइस इसका आंसर रहेगा, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, नोशनल प्रॉफिट क्या है? ओके नोशनल प्रॉफिट है बच्चों डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यस ओके, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कर देते हैं, तो जो पैसा हमें मिलता है उस पैसे को हम बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क। ये तो हमने कर लिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है। यस
प्लांट स्पेशली परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड टू, मतलब कि भैया हमने एक प्लांट परचेज किया था, प्लांट मतलब मशीन, ओके, परचेज किया और हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाता है और उसे हम क्या लिखते हैं, टू प्लांट इंस्टॉल्ड, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, ये आंसर रहेगा इसका। वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्क अनसर्टिफाइड था बच्चों, वर्क अनसर्टिफाइड था वो किसके ऊपर वैल्यूड होता है, कॉस्ट प्राइस पे, मगर वर्क सर्टिफाइड है ये किसके ऊपर वैल्यू होता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, याद रहेगा, ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बट ऑप्शन में दिया नहीं था, मैंने इधर अलग से लिखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे ही ये वैल्यू किया जाता है वर्क सर्टिफाइड, ये याद रखना। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में वहाँ पे अनसर्टिफाइड होगा, ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे सर्टिफाइड किया होगा, अनसर्टिफाइड रहता तो कॉस्ट हो जाता है आंसर, बाकी कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ओके, तो मुझे बताओ लॉस बाय, ओके, इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर इज क्रेडिटेड टू, बताओ क्रेडिटेड टू कहाँ करेंगे सर, सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में जाता है और कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में था इसको डेबिट बोला था इसलिए हमने उसको कॉस्टिंग पीएनएल लिखा, यहाँ पे क्रेडिट बोला है इसलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते कितने लोगों को आता है, अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, इफ कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बोल रहा है कि कैश रिसीव्ड जो है ना वो 80% है किसका, वर्क सर्टिफाइड का, और कैश रिसीव का अमाउंट दे दिया है जो कि 4,80,000 है, तो पूछ रहा है वर्क सर्टिफाइड बताओ कितना, ओहो चिंदी भैया चिंदी चिंदी, ओके, कैश रिसीव्ड जो है वो 80% है किसका, वर्क सर्टिफाइड का, और कैश रिसीव्ड का अमाउंट दिया 4,80,000, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये उस साइड जाएगा, डिवाइड कर लो, बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, सर ये आ रहा है 6 लाख रुपये, इसका आंसर हो जाएगा 6 लाख रुपीज़, ये तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹15 लाख, वर्क सर्टिफाइड 9 लाख रुपये, द अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल वुड बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, ओके, चलिए कितना परसेंटेज ऑफ वर्क डन है वो देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ वर्क डन, फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, सर वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 होता है, बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, 9 लाख रुपीज़, और यहाँ पे ये सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख रुपये इंटू 100, इंटू बच्चा 100, बताइए कितना आ रहा है सर, अगर देखूँ तो 15 छक्का 90, 60% आ रहा है, तो बताइए 60% मतलब कि ये 50% से ज़्यादा है, और 50% से ज़्यादा होता तो हम लोग कितना डालते कॉस्टिंग पीएनएल में सर, 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये ऑप्शन में है, यस सर ये वाला है, बी वाला आंसर। कितना मज़ा आ रहा है करने में, अगर आपको सारे चैप्टर अच्छे से आपने पढ़े रहेंगे ना एकदम डिटेल में, थ्योरी प्लस ये, तो कोई भी एमसीक्यूज आपके लिए हार्ड नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ गारंटी, आपने पढ़ा ही नहीं है तो भैया आपके लिए सब हार्ड है, समझ में आया। और बीकॉम वाले को चाहिए क्या, एक दिन पहले चाहिए वीडियो देखने का है, और लाइफ में करना ही क्या है अपन को, यस, ओके, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग फटाफट आपको समझा दे रहे ताकि आपको समझ जाओ भैया, पास हो जाओ, वो तो बहुत बड़ी बात है, पास ही तो करवाना है तुम लोग, और क्या। चलो देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉस्ट यूनिट, यस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बच्चों हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक कॉस्ट यूनिट ही होता है, यस ये ट्रू है। नेक्स्ट, अनसर्टिफाइड वर्क इज वैल्यूड एट कॉस्ट, यस अनसर्टिफाइड को हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, ट्रू है। द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इज डिटरमाइन द कंपेयर ऑफ वर्क सर्टिफाइड विद द कैश रिसीव्ड, यस सर ये भी ट्रू है। नेक्स्ट बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट, यस ये भी ट्रू है, दोनों में अलग अलग है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अलग होता है, नोशनल प्रॉफिट अलग होता है बच्चा। इफ कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड देन रिटेंशन मनी विल बी 25%, नहीं बच्चा 20% होगा, ओके। ईच कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज कंसिडर एज अ सेपरेट यूनिट ऑफ कॉस्ट, यस ये भी सही है, ओके। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ रिटेंशन मनी इज सेफ गार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फॉल्टी वर्कमैनशिप, यस सर बच्चा ट्रू है ना, ये भी मैंने बताया ना, रिटेंशन मनी पैसा क्यों बचा के रखते हो, ताकि आप सोचते हो कि भैया कहीं सेफ गार्ड के लिए कि भैया ये पैसा हमको बाद में हमारा लॉस ना हो जाए, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टर भाग ना जाए, इसकी वजह से कुछ पैसा हम रोक के रखते हैं सेफ गार्ड के लिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, नहीं बच्चा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क सर्टिफाइड के बराबर नहीं होता। वर्क सर्टिफाइड इज अ पार्ट ऑफ WIP, बोलो वर्क सर्टिफाइड इज अ पार्ट ऑफ WIP, यस वर्क सर्टिफाइड जो होता है वो WIP का ही पार्ट होता है। सो गाइज यहाँ पे ये भी कंप्लीट, सो गाइज इसी के साथ 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट में आ जाइए।
प्रोसेस के लिए बच्चे सम्स है इसमें कुछ, तो मेरे को कैल्सी लेना पड़ेगा। कैल्सी मैंने लाया नहीं है यहाँ पे, कैल्सी कोई है भी नहीं। 2 मिनट दो मेरे को, बस 2 मिनट, मैं कैल्सी लेके आता हूँ। चलो भाई, कैल्सी आ गया, अब सॉल्व करते फटाफट। बच्चों का भी कल पेपर है, फटाफट सॉल्व हो जाए ताकि बच्चे पास हो जाए। चलो, चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एबनॉर्मल लॉस यूनिट आर इक्वल टू, एबनॉर्मल लॉस यूनिट आर इक्वल टू, बताइए क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस यूनिट आर इक्वल टू आउटपुट यूनिट, नो बच्चा, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल, नो बच्चा, इनपुट यूनिट माइनस ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। यस, ये करेक्ट आंसर रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे, चलो देखते हैं। ये रहा, मान के चलिए इनपुट आपने 100 यूनिट का डाला है और नॉर्मल लॉस आपका 2 यूनिट का है और आउटपुट जो है आपका मान के चलिए 97। तो बताइए एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो कितना आएगा? सर इधर 100 है तो इधर भी तो 100 होना चाहिए, तो इधर 97 99 हो रहा है, इधर 1 हो रहा है, तो मेरे को बताओ एबनॉर्मल लॉस कैसे आएगा? ओके, इनपुट यूनिट में से नॉर्मल और आउटपुट दोनों माइनस कर दूँ तो मेरे को जो बचा वो एबनॉर्मल लॉस ही आएगा ना। यस, समझा, ये आंसर है। एबनॉर्मल गेन अराइजेस, बताइए एबनॉर्मल गेन कब अराइज होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एबनॉर्मल गेन कब अराइज होता है? देयर इज अ रिडक्शन ऑफ नॉर्मल लॉस। याद रखना, एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीज़न है नॉर्मल लॉस का कम होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं पता एबनॉर्मल गेन किस कैसे होता है। तो एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीज़न किसका है? नॉर्मल लॉस का कम होना। अगर आपकी नॉर्मल लॉस कम होगी तब जाके आपको एबनॉर्मल गेन होता है। तो ये याद रखना बच्चे। इसके ऊपर एकदम बेहतरीन लेक्चर मैंने बताया प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर, तो जो बेसिक लेक्चर है ना इतना स्ट्रॉन्ग लेक्चर बनाया ना ताकि आपको फिर प्रोसेस अकाउंट में कभी टेंशन ही नहीं आएगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट, बोला द प्रोडक्ट विच हैज़ अ लोअर सेल वैल्यू देन द मेन प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट ओके जिनकी सेल वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेन प्रोडक्ट, तो उसे हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। If the input is 8,400 units, normal loss है 15% and output है 7,500 units, then abnormal gain unit कितना होगा? चलिए बना लीजिए प्रोसेस का एक छोटा सा, इधर लिखिए इनपुट 8,400 और नॉर्मल लॉस कितना है सर? सर 15% है, तो 15% निकाल लीजिए। सर 8,400 मल्टीप्लाई बाई 15%, सर 1,260। और आउटपुट कितना है? सर 7,500। देखो कौन से साइड का जास्ती है? सर क्रेडिट साइड का जास्ती 8760, तो इधर भी 8760 होना चाहिए। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? माइनस कर दो 8,400 से। सर 360 आ रहा है, 360 ऑप्शन में है क्या? यस सर, ये अब नॉर्मल गेन है। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एक्चुअल आउटपुट इज 25,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस इज 3,000 यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस इज 2,000 यूनिट्स, द इनपुट इज। चलो सिंपल है, बना लो। आउटपुट कितना है सर? 25,000 यूनिट। ओके, नॉर्मल लॉस है सर 3,000 और एबनॉर्मल लॉस है आपका 2,000। तो क्रेडिट साइड में सब है, तो ये 30,000। तो बताइए यहाँ पे भी 30,000 होना चाहिए। जब यहाँ पे 30,000 मतलब ये क्या होगा? इनपुट, और इनपुट कितना है सर? 30,000। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सबको समझ में आ गया क्या? हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोला था टोटल कॉस्ट इनकर्ड इज 69,920, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 1520, इनपुट है 1900, नॉर्मल लॉस है 119 यूनिट का, एबनॉर्मल लॉस इज 30 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस हमको बोला बताइए कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल होता है कि एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी होगी। चलो कोई बात नहीं, फटाफट निकाल लेते हैं, ये रफ कर देता हूँ आप लोगों को। चलिए यहाँ पे भी बना लेते हैं एक छोटा सा प्रोसेस अकाउंट। यहाँ पे इनपुट 1900 यूनिट का है जिसकी अमाउंट है 69,920, और यहाँ पे नॉर्मल लॉस बच्चों 1520 का है, सॉरी अमाउंट है ना 190 यूनिट का है, और अमाउंट कितना है सर 1520 रुपीज़ है। ओके, हमको बोला है कि एबनॉर्मल लॉस जो है वो 30 यूनिट का है, तो उसकी कॉस्ट बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। फॉर्मूला बोलो सर। ओके, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस कितना है सर, ये 69,920 माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट 1520 डिवाइड बाय टोटल यूनिट सर 1900 माइनस ओके यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो कर लो ये 69,920 माइनस 1520 सर 68,400 डिवाइड बाय 1900 माइनस 190 1710। अगर मैं डिवाइड करूँ 68,400 डिवाइड बाय 1710 तो सर 40 आ रहा है, मतलब ये 40 रहेगा। मतलब कि कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है सर 40, मगर ऐसे तो 30 यूनिट है, मतलब एक यूनिट का 40 रुपये है। तो बताइए एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस सर सीपीयू के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो सीपीयू एट द रेट रुपीज़ कितना होगा सर 40 है, 40 इंटू 30 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है, तो बताइए कितना हो जाएगा सर 1200। तो 1200 रुपया है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर 1200 रुपया है, ये आंसर रहेगा आपका। समझा? ख़त्म। कुछ था कुछ नहीं था, हमको पूछा था एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट बताओ। ओके, हमने सीपीयू निकाल लिया 40 रुपया, ऐसे 30 यूनिट का नुकसान हुआ है तो 30 इंटू 40 ख़त्म। चलिए नेक्स्ट बच्चों बोलो 7th वाला, एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू। एबनॉर्मल गेन कब होता है? जब मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट करते हैं। एक्चुअल आउटपुट में से अगर आप नॉर्मल आउटपुट को कर दोगे तो आपको एबनॉर्मल गेन होना चालू हो जाता है। नॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू, बताइए नॉर्मल लॉस कहाँ पे डेबिटेड होता है, बोलो। ओके बताइए नॉर्मल लॉस कहाँ पे डेबिटेड होता है सर? एबनॉर्मल गेन अकाउंट के। कहाँ पे? एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। ओके, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो आपको आएगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने आता रहेगा तो उसके डेबिट में हम लोग लिखते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज, बताइए नॉर्मल लॉस जो है क्या इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, नॉन कंट्रोलेबल, ये होगा ही होगा, इसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल। नेक्स्ट बच्चों एबनॉर्मल लॉस अराइजेज ड्यू टू। एबनॉर्मल लॉस कब अराइजेज होता है? एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है ये। नॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड एट द सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ओके यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस। ये वाला जितना यूनिट आपने इंट्रोड्यूस किया है उसके ऊपर हम लोग नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज। समझा? नेक्स्ट है आउटपुट इज 2500, नॉर्मल लॉस 300, एम नॉर्मल लॉस 200, द इनपुट कितना? तो बच्चा ये पूरा का पूरा क्रेडिट साइड का आइटम है, तो 2500 प्लस 300 प्लस 200 सर 3000, 3000 आपका ऑप्शन रहेगा इनपुट। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लीकेबल टू। बताइए प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होता है? एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस से तीसरे, ऐसा कहाँ कहाँ पे चलता है? ट्रांसपोर्ट में नहीं चलता, प्रिंटिंग में भी नहीं चलता, रिपेयर में भी नहीं चलता बच्चों, ये तीनों में नहीं चलता। हाँ पेपर इंडस्ट्री में होता है। पेपर इंडस्ट्री में पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, पेड़ से लकड़ी कटेगी, कटी ऐसे प्रोसेस होते होते तो फिर जाके पेपर बनता है। तो यस, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 क्या बोल रहा है? बोल रहा है बच्चों ओके प्रोसेस आउटपुट इज 2500 यूनिट। प्रोसेस आउटपुट मतलब ये क्रेडिट में, नॉर्मल लॉस ये भी क्रेडिट में, एबनॉर्मल लॉस ये भी क्रेडिट में, इनपुट कितना? सबको ऐड कर लो बच्चा, 30,000 रुपये आ रहा है। उधर 3,000 आया था इसके पहले वाले में, अब यहाँ पे 30,000 कुछ है भी नहीं। नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू, बताइए नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है सर? इनपुट में से जब मैं नॉर्मल लॉस माइनस कर दूँ तो ये तो नॉर्मल आउटपुट है। सिंपल है, नॉर्मल आउटपुट क्या होता है, बेसिक लेक्चर में सिखाया हुआ है। ओके जब मैं इनपुट में से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देता हूँ तो जो अमाउंट मेरे को मिलता है, जो आउटपुट मुझको मिलता है उसे मैं बोलता हूँ नॉर्मल आउटपुट। याद रहेगा। सो गाइज इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 के पूरे एमसीक्यूज खत्म एग्जाम के। अब यहाँ पे आएंगे ट्रू एंड फॉल्स पे। चलिए ट्रू एंड फॉल्स में क्या बोला, प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम इज अप्लीकेबल टू पेपर मिल। अब भी हमने पढ़ा था पेपर मिल को अप्लीकेबल होता है। सर ये ट्रू है।
इनविजिबल वेस्ट हैज़ अ नो सेल वैल्यू, यस बच्चा है, जो इनविजिबल वेस्ट होता है जो दिखाई नहीं देता उसका कोई सेल वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा। एबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज वैलिड ओके एट ए स्क्रैप वैल्यू, नो बच्चा, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू करते हैं, नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू पे वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है यूनिट प्रोड्यूस एट अ प्रोसेस आर नॉट होमोजीनियस, बच्चा यूनिट जो प्रोड्यूस होता है प्रोसेस में वो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मतलब एक जैसे प्रोडक्ट निकलते हैं जब वो प्रोसेस में से निकलेंगे, एक बड़ा एक छोटा नहीं निकलता। तो भैया यहाँ पे बोला होमोजी आर बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आर नॉट होमोजीनियस, नहीं बच्चा सब होमोजीनियस रहते हैं, एक जैसे निकलते हैं, यहाँ बोलते हैं एक जैसे नहीं निकलते, नहीं गलत है ये। नॉर्मल लॉस इन अ प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कंट्रोलेबल, बोलो बच्चा नहीं सर, नॉर्मल लॉस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी पढ़े थे, अनकंट्रोलेबल है। नेक्स्ट है सेल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इज अ सिग्निफिकेंट, या सेल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, जिसके अंदर मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों आते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस अकाउंट इज डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट इज डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, नहीं बच्चा, नॉर्मल लॉस अकाउंट जो होता है वो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय नॉर्मल लॉस, ये तो डेबिटेड बोला, ये गलत है। नेक्स्ट एबनॉर्मल गेन अराइजेज व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस, बोलो बच्चों, बोल रहा है कि एबनॉर्मल गेन कब अराइज होता है, जब आपका एक्चुअल लॉस जो होता है वो कम होता है आपके नॉर्मल लॉस से, सही है ये। जॉइंट प्रोडक्ट इज एडिशनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, बोल रहा हूँ जॉइंट प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, इज एडिशनल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, यस सर। एबनॉर्मल गेन इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, नहीं बच्चा, एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, ये फॉल्स है। प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, यस ओके। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं ना बच्चों नॉर्मल लॉस, और उसको स्क्रैप वैल्यू पे वैल्यूट करते हैं। सेल्स वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इज अ सिग्निफिकेंट, या सेल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो आप लोगों के लिए क्या रखा है, यहाँ पे मैच द कॉलम, नॉर्मल लॉस का होता है इनबिटेबल लॉस बोला जाता है, जॉइंट प्रोडक्ट बोलता है एडिशनल प्रोडक्ट विद अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, यस। बाय प्रोडक्ट बोलता है कि प्रोडक्ट एमर्जिंग इन अ प्रोसेस हैविंग इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका उतना वैल्यू नहीं रहता, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गए, प्रोसेस कॉस्टिंग भी बच्चों मैंने खत्म कर दिया। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग भी। चलो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, नो बच्चा, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ऑलरेडी हम लोग ने ये किया हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है सर, यहाँ पे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो भी कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट में ऐड करूंगा प्रॉफिट तो भी कंट्रीब्यूशन आता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो करूंगा तो भी आता है, ऑल द अबव इसका आंसर होना चाहिए। अब ब्रेक इवन पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाता है बच्चों, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है, समझ में आया, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अ कंपनी हैज़ द सेल्स ऑफ रुपीज़ 4 लाख, पीवी रेशियो 20% है, फिक्स कॉस्ट 30,000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, ओके। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ये भी, चलो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ, ओके, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, देखो अपने आप आ जाएगा बच्चों। रिक्वायर्ड सेल्स कितना सर, 4 लाख, ये पीवी रेशियो कितना 20%, सर ये इधर 20% रहेगा, ये उस साइड जाएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 लाख इंटू 20, ताकि टाइम बचाओ ना, 4 लाख इंटू सर 20%, सर 80,000 हो जाएगा, इधर 80,000 हो गया, और फिक्स कॉस्ट कितना है सर यहाँ पे 30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, तो ये 30,000 उधर माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा सर 50,000 इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। 50,000 ऑप्शन में है क्या, हाँ सर 50,000 ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्या बोल रहे हैं, पांचवा देखिए, अब ब्रेक इवन पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, बताए अब ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है सर, फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, ओके। व्हेन अ सेलिंग प्राइस डिक्रीजेज देन ब्रेक इवन पॉइंट इज इंक्रीजेज, सेलिंग प्राइस का कम होना और ब्रेक इवन का बढ़ना, सेलिंग प्राइस कम होगा तो ब्रेक इवन क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा, जो कि इधर देखो जैसे जैसे सेलिंग प्राइस देखो कम हो रहा है ब्रेक इवन बढ़ना चालू हुआ है, यस सर, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको बना के ले लेना आप लोग। आगे बोला सेल्स आर 1,50,000, फिक्स कॉस्ट 40,000, प्रॉफिट 30,000, वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितना होगा। चलो बच्चों सिंपल सा है भैया, सेल्स 1,50,000 है, फिक्स कॉस्ट, तो चलिए देखिए डब्बा बना लीजिए ना, बच्चों ये 30,000 है, ये 40,000 है, तो बताओ 40 30 70,000 हो गया ये, और ये 1,50,000 है,
तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, मतलब 1,50,000 में से कितना माइनस करूँ कि 70,000 आए। सर ये डायरेक्ट यही माइनस कर दो, जो अमाउंट बचा है वही है। 1,50,000 में 70,000 माइनस करो, 80,000 आ रहे हैं ना, तो 80,000 आपका क्या रहेगा बच्चों, खत्म। बोलो नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एक्चुअल सेल्स में से जब मैं बीईपी सेल्स माइनस कर देता हूँ तो मैं एमओएस पे पहुंच जाता हूँ। यस सर। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, ये ऑल ऑफ दिया वो सही है। ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ये भी सही है। सेल्स बोला है 5 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख की, तो पीवी रेशियो। तो सर देखिए ना, आप बताइए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन 3 लाख का है, सेल्स बच्चा 5 लाख का है, पीवी रेशियो निकालना है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बोलो सर, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है सर, कंट्रीब्यूशन 3 लाख का है, डिवाइड बाय सेल्स कितना है सर, 5 लाख का, इंटू 100 सर 60%। चलिए मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, बताओ इन सेलिंग प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होता है। तो चलो बच्चों सेलिंग प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होगा सर, आपकी बीईपी कम हो जाती है। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बढ़ने से पीवी रेशियो बढ़ता है, एमओएस बढ़ता है, बट बीईपी क्या होता है, कम होता है। तो बीईपी कम होता है, ये ऑप्शन में था इसलिए हमने लिख दिया बीईपी लोअर द बीईपी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, फटाफट करते हैं। ट्रू फॉल्स देखिए क्या बोला है, बीईपी इज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सही है ये। बीईपी वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट हो जाता है, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, फॉल्स बच्चों, ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। पीवी रेशियो इज इम्प्रूव्ड बाय डिक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट, बोल रहा है कि पीवी रेशियो क्या करता है, बढ़ता है अगर हमारा डिक्रीजिंग होगा वेरिएबल कॉस्ट तो। ओके तो ट्रू है, एक बार देख लेते हैं। पीवी रेशियो के कम होने से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, यस सही है। ओके नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों, व्हेन सेलिंग प्राइस इज एट कॉस्ट देन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यस बच्चा। जब सेलिंग प्राइस आपकी जो है कॉस्ट के बराबर हो गया, तो सेलिंग कॉस्ट के बराबर हो गया तो भैया कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ही तो होता है, फिर बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, बोलो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, सही है। इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट डज नॉट इफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट, बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से बीईपी पे कोई असर नहीं पड़ता। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, ये डब्बे का इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट के बढ़ने से बीईपी भी बढ़ती है, समझ में आया। तो यहाँ पे बोला नो इम्पैक्ट आता है क्या, नहीं बच्चा गलत है ये। चलिए पीवी रेशियो इज द टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यस सही है ये भी। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल्स ओवर एक्चुअल सेल्स, नो बच्चा ब्रेक इवन सेल्स नहीं बच्चा, यहाँ पे आएगा एक्चुअल सेल्स ओवर अ ब्रेक इवन सेल्स। ओके तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ बिटवीन टोटल सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन ड्रॉन इन अ ब्रेक इवन चार्ट, यस बच्चा मैंने ये भी करवाया हुआ है परसों या नरसों के लेक्चर में, जब मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग करवाया था, तो सही है ये। मार्जिनल कॉस्ट क्या वेरिएबल कॉस्ट होती है, यस मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये भी। तो गाइस इसी के साथ पूरा का पूरा हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग भी खत्म। अब आ जाइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एग्जाम का क्वेश्चन अप्रैल 2015 का। इफ़ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट तो वेरियांस इज एडवर्स होता है। मान के चलिए एक्चुअल कॉस्ट आपकी है 95 रुपीज़ और आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है सिर्फ 90, तो बोल रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट ओके और स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी 90 है और एक्चुअल कॉस्ट आपकी क्या है 95। तो बच्चों इसमें क्या होगा सर, एडवर्स होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हमने सोचा 90 था, लग गया 95, तो 5 रुपये ज़्यादा लग गया, नुकसान हो गया, उसको बोलते हैं एडवर्स। ओके स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिसाइडेड फॉर, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइडेड फॉर लेबर के लिए भी होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, हम लोग ओवरहेड के लिए भी बना सकते हैं, मटेरियल के लिए भी, ऑल ऑफ द एलिमेंट के लिए भी, तो आंसर रहेगा डी वाला। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू कंट्रोल कॉस्ट थ्रू, यस ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, कंट्रोल कैसे करते कॉस्ट को सर, वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट बच्चों क्या है, द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कार्ड कंटेन्स क्वांटिटीज एंड कॉस्ट फॉर, ओके तो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कार्ड जो कंटेंट होता है उसमें क्वांटिटीज एंड कॉस्ट फॉर किसका होता है सर, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का है ना, ओवरहेड का, ये सारी चीज़ें तो होती है ओके कॉस्टिंग कार्ड जो बनाते हैं। नेक्स्ट सर यहाँ पे लिखा है द स्टैंडर्ड आर्ली रेट वॉज ₹4, द एक्चुअल रेट वॉज ₹3.50, द लेबर रेट वेरियांस इज 24,000 फेवरेबल, द एक्चुअल लेबर आर्स वेयर, एक्चुअल लेबर आर्स मतलब एक्चुअल आर्स पूछा है। तो चलिए भैया रेट दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा लीजिए, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स।
लेबर रेट वेरिएंस सर 2400 फेवरेबल है, मतलब पॉजिटिव है, 24,000 है, सॉरी स्टैंडर्ड रेट कितना है सर, सर 4 है, एक्चुअल रेट कितना है सर 3.50, हमें एक्चुअल आवर्स नहीं पता, तो सर ये हो गया 24,000, इधर आ गया 0.5 इंटू एक्चुअल आवर्स, ये उससे डिवाइड हो जाएगा, तो वो जाके उससे डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 48,000 आ जाएगा, 48,000 है, यस सर ये आंसर रहेगा। चलिए सिक्स्थ वाला देखो बच्चों क्या बोल रहा है, इफ़ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस इज, बोल रहा है अगर एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्स, अब भी ऊपर किया था। नेक्स्ट बोल रहा है वेरिएंस आर डिफरेंसेस बिटवीन, वेरिएंस जो किसके डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर हमारा एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्ट तो इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल वेरिएंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, बोल रहा है इफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर इज 96,000, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन लेबर इज 97,800, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो चलिए भैया लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 96,000, एक्चुअल कॉस्ट 97,800, बच्चों कितने का सर 1800 एडवर्स, बी वाला आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए ट्रू फॉल्स में, चलिए बताइए एक्चुअल रेट इज़ नॉट यूज्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, बोल रहा है कि जब हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक्चुअल रेट लेते हैं क्या, नहीं सर वहाँ पे एक्चुअल रेट कहाँ लेते हैं बच्चों, समझ में आ गया, देखो ना लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अब भी तुमको समझ में आ जाएगा सर, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट लेते हैं, वहाँ पे एक्चुअल रेट की बात हुआ है तो गलत है ये, तो भैया ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल, यस मेन पर्पस तो यही तो है, इसीलिए तो कर रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड आर इज नॉट यूज्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द लेबर रेट वेरिएंस, बोल रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड आर हम लोग यूज़ नहीं करते जब लेबर रेट वेरिएंस लेते हैं, यस क्यों, स्टैंडर्ड रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सॉरी लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, बच्चों यहाँ पे एक्चुअल आर्स लेते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आर की बात करें तो स्टैंडर्ड आर तो लिए ही नहीं, एक्चुअल आर्स लिए, यहाँ पे ये एक्चुअल रेट है कि थोड़ा ध्यान देना, ओके तो हम लोगों ने क्या लिया एक्चुअल आवर्स लिया, ये गलत है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, नहीं बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है बच्चों, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर एक्सप्रेस्ड ऑन पर यूनिट बेसिस, यस सर पर यूनिट बेसिस में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं बच्चे, एक्सप्रेस किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट, नो बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, समझ में, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है याद रखना। नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन क्वांटिटी, नहीं मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्राइस के चेंज होने से होता है, क्वांटिटी के चेंज होने से नहीं होता है। अ वेरिएंस एनालिसिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, यस वेरिएंस एनालिसिस कब आएगा, जब दोनों के डिफरेंस के बीच में तो होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स, यस सही है ट्रू है, और कॉस्ट वेरिएंस का ये आंसर है। अब लास्ट एंड फाइनल चैप्टर जो है इसके बाद आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव्स मैंने कंप्लीट करवा दिया बच्चों। नेक्स्ट है कॉस्ट अलोकेशन बेसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुड बी, बोलता है कॉस्ट अलोकेशन बेसिस जो होता है एक्टिविटी कॉस्टिंग में वो किस में होता है, बस कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू, ओके। ABC स्टैंड फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है। एन एक्टिविटी विच जनरेट द कॉस्ट, बताइए वो कौन सी एक्टिविटी जिसमें हम लोग कॉस्ट जनरेट करते हैं, वो कॉस्ट ड्राइवर होती है, क्या होती है कॉस्ट ड्राइवर। नेक्स्ट एक्टिविटी कॉस्ट पूल आर कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एसोसिएटेड विद द गिवन एक्टिविटी, यस सर ट्रू है ये। डायरेक्ट लेबर आर इज अ कॉस्ट पूल दैट इज रेगुलरली यूज्ड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यस सर ये भी ट्रू है। नेक्स्ट द टर्म कॉस्ट ड्राइवर यूज अंडर द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, यस ये भी सही है, कॉस्ट ड्राइवर जो होता है अंडर द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड सिस्टम में यूज होता है। द कैजुअल रिलेशनशिप इज अ कंसिडर अंडर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओके बच्चा ये गलत है, कैजुअल रिलेशन इज कंसिडर करते हैं कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में नहीं। इन अ टारगेट कॉस्टिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज आर एलिमिनेटेड, यस सर जो वेस्टफुल एक्टिविटी उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं टारगेट कॉस्टिंग में। एक्टिविटीज फ्रॉम द बेसिस ऑफ ABC सिस्टम, यस। इन अ टारगेट कॉस्टिंग वेस्टफुल एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं, यस। सो गाइज इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट कर दिया और इसका आंसर देखिए ये सामने सामने आंसर है, ये कर लेना। सो गाइज इसी के साथ पूरा का पूरा हम लोग ने आपके पास्ट ईयर के जितने भी MCQs थे, जितने भी ट्रू फॉल्स थे, सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि ऑब्जेक्टिव्स कितना पढ़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट नोट्स के साथ। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।